नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रात 9 बजे की रोज आपको क्लास मिल जाती है। किसके साथ? राजस्थान सामान्य अध्ययन के साथ। रोज हम मिलते हैं 9 बजे, रोज हम मिलते हैं सुबह 8 बजे, रोज मिलते हैं 4 बजे। कई बार दिन में हम एक दूसरे से रूबरू हो जाते हैं। किसके साथ? ये क्लासें चल रही है, एग्जाम जो आगे होने वाले हैं उन एग्जाम सब के लिए कोई ना कोई किसी भी पर्पज से अपने मिल लेते हैं। तो राजस्थान के इतिहास की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे मेवाड़ का गोहिल वंश। आपको 5 से 6 बजे के बीच नानक क्लासेज ऐप में इसका टेस्ट मिल गया। कितने आपने सही किए, कितने आपने गलत किए, कहाँ दुविधा आपकी हुई, क्योंकि हर बार मैं नए प्रश्न लेके आऊँगा। पहले जब अपने इतिहास पढ़ा था उसमें कुछ और क्वेश्चन थे, इस इतिहास में कुछ और क्वेश्चन है, बाद में पढ़ेंगे तो और होंगे, क्योंकि ये सीरीज चल रही है अपनी भूगोल, हिस्ट्री, कल्चर सारी चलेगी नानक क्लासेज ऐप में और शाम को 9 बजे यहाँ। तो जीके का जैसे अपने करंट का सुपड़ा साफ करते हैं वैसे जीके का सुपड़ा साफ करने के लिए ये क्लास है। तो स्टार्ट करें। 33 नंबर की क्लास है और ये सीरीज नंबर 2 चल रही है अपनी। तो स्टार्ट करें। पहला प्रश्न देखो, मेवाड़ के गुहिल वंश। सबसे पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मेवाड़ में वंश कौन सा था? गुहिल वंश। कौन सा था? गुहिल वंश। इस गुहिल वंश की मानते हैं टोटल 24 शाखा। गुहिल वंश की मुहणोत नैन से कहते हैं कि 24 शाखा थी। 24 शाखाओं में 2 शाखा राजस्थान में मुख्य रूप से पनपी। एक तो रावल शाखा और एक है सिंसोदिया शाखा। एक तो रावल शाखा और एक सिंसोदिया शाखा, 2 शाखाएं पनपी थी। ठीक है। हमने पढ़ा हम कई बार पढ़ते हैं, वैसे देखो लगातार पढ़ते रहेंगे। रावल शाखा में अंतिम शासक था रतन सिंह। वही रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1303 में शाखा। और सिंसोदिया शाखा पढ़ेंगे हम हमीर सिंसोदिया से लेकर हम पढ़ते हैं भोपाल सिंह तक। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? ये 2 शाखाएं पढ़ते हैं। तो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है लेके आए हैं जिसमें मुख्य मुख्य हम चर्चा करेंगे। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? 566 में गुहिल नाम का एक व्यक्ति था जिसे गुहादित्य भी कहते हैं, ये संस्थापक था। यहाँ से मेवाड़ की कहानी शुरू हो जाती है। अब पहला प्रश्न देखो, क्योंकि रले मिले अपने प्रश्न पढ़ने हैं पूरे। गुहिल से लेकर भोपाल सिंह तक जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं थोड़े थोड़े पढ़ेंगे। हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह किस हाथी पर सवार होके आया था? याद करो वो युद्ध 18 जून 1576 जब महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच हुआ। इधर तो था हमारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और इधर मान सिंह का सेनापति अकबर का सेनापति मान सिंह था। प्रताप के पास घोड़ा था चेतक। अपा पढ़ा नहीं जी, हाँ यार तेरो चेतक पर चाल है। यहाँ यार महाराणा प्रताप चाल तो चेतक पर घोड़ा पर। और महाराणा प्रताप का जो हाथी था वो राम प्रसाद था। राम प्रसाद। और एक राम प्रसाद का हाथी था लूणा। मान सिंह का हाथी था मर्दाना। कौन है? मर्दाना हाथी हो। मर्दाना हाथी था। इसके साथ गजराज और गजमुक्ता ये भी इनके साथ थे। ठीक है। मान सिंह हाथी मर्दाना था, महाराणा प्रताप का राम प्रसाद था, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध को कर्नल जेम्स स्टोर ने क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। पूरी डिटेल। जब कहते हैं कि चेतक घायल हो गया तो महाराणा प्रताप सुरक्षित बाहर निकले तो झाला बिद्दा या मन्ना ने राज चिन्ह धारण किया थे, पढ़ा था ना। तो ये पूछ रहा है कि जब मान सिंह आया तो किस पर आया था? मर्दाना नामक हाथी पे आया था। कौन से? मर्दाना नामक हाथी पे आया था। गजराज गजमुक्ता ये भी मुगलों की तरफ से लड़े थे। लूणा महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा था। फिर हम पढ़ते हैं ना कि राम प्रसाद फिर अकबर के हाथ लग जाता है और फिर इसका नाम पीर प्रसाद करते। युद्ध कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। बदायूं ने इस युद्ध को क्या कहा? गोगुंदों का युद्ध। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध। इसे रक्तलाई हाथियों का युद्ध, बनास का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध कहते। दूसरा प्रश्न देखो, राणा कुंभा के समय किस विद्वान ने तीर्थमाला नामक ग्रंथ की रचना की? अब कुंभा देखो, तो आप इतना ग्रंथ लिख तो इतना कुछ करता था, साहित्यिक ज्ञाता था, राजनीतिज्ञ चतुर था। ठीक है। तो इसके समय एक विद्वान आया था, कवि मेहा। कवि मेहा ने तीर्थमाला नामक ग्रंथ लिखा। अब खुद कुंभा के ग्रंथ देखो भाई, कुंभा ने ग्रंथ लिखे, इतना ग्रंथ। संगीत राज जो 5 भाग है जिसके,
संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, ठीक है। हरवर्तिका, कईयों पे टीका लिखी थी, कईयों पे क्या लिखी, टीका, जैसे गीत गोविंद, गीत गोविंद पर टीका लिखी। इसके अलावा कामराज रतिसार, ये भी ग्रंथ लिखा, कामराज रतिसार। इसके अलावा एकलिंग महात्म्य एक ग्रंथ का, एकलिंग महात्म्य, इसके एक भाग का वर्णन किया था, ठीक है। एकलिंग महात्म्य का एक भाग का किया था। इसके अलावा चंडी शतक, इसकी व्याख्या की थी। ये सारे कुंभा के द्वारा कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लिखे हुए हैं। कुंभा अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान की उपाधि प्राप्त, गद्दी पर बैठा 1433 में, मृत्यु उसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी 1468 में कटारगढ़ में उद्दा ने। राणा प्रताप की संकट के समय में उसके मंत्री भामाशाह से किस स्थान पर मुलाकात हुई जहां भामाशाह ने प्रताप को आर्थिक सहायता दी। देखो हम पढ़ते हैं ना आजकल, जी हाँ यानी कब दान दाताएं भामाशाह बनो स्कूल के लिए और के लिए, जब वो धन देते हैं तो उसको कहते हैं भामाशाह, कहते हैं ना दान देते हैं भामाशाह। कहाँ से प्रसिद्ध हुआ, इस भामाशाह से। महाराणा प्रताप जब जंगलों में अकबर का विरोध कर रहे थे, जगह जगह भटक भटक के, तब भामाशाह नाम के इस व्यक्ति ने राणा प्रताप को स्वर्ण मुद्राएं दी, जिससे अगले 12 साल तक राणा प्रताप की सेना का गुजारा उसका, ठीक है। तो किस स्थान पे मिला था, चूलिया। ये चूलिया जलप्रपात नाम सुना है ना आपने, चित्तौड़गढ़ के अंदर, उस समय मेवाड़ क्षेत्र था ही। चूलिया जलप्रपात का नाम सुना है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये वही चूलिया है। इस स्थान पर महाराणा प्रताप को भामाशाह ने क्या दी थी, आर्थिक सहायता दी थी। और ये टेस्ट सीरीज है अभी जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये टेस्ट है, जैसे मेवाड़ का, कल मारवाड़ होगा, तो शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच ये टेस्ट मिल जाता है रोज। इसमें देखो भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति, विज्ञान है। ये सीरीज चल रही है, पूरी एक सीरीज होगी फिर स्टार्ट होगी, यानी आपको 31 दिसंबर 2023 तक ये टेस्ट मिलते रहेंगे रोज ही। टॉपिक दे दिए पूरे कि आज मेवाड़ है, कल मारवाड़ है, फिर बीकानेर के राठौड़ है, ऐसे। उसमें से आप टॉपिक तैयार कर लो, 5 से 6 बजे के बीच ऐप में जैसे अपलोड हो गया टेस्ट, आप पढ़ लो। आपने कोई नया प्रश्न मिल गया या आपने कोई गलत कर दिया, यहाँ मैं आपको व्याख्या करवा रहा हूँ 9 बजे, ज्वाइन जरूर करना। राजस्थान सामान्य अध्ययन से बाहर आपको और कहीं से भटकने की जरूरत नहीं। देखो दर दर कहीं नहीं भटकना है, कोई भी है एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और बार बार उसको पढ़ो, ताकि जो चीज पढ़ रहे हो समझ में आ जाए। एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहो, ऐसे नहीं कि आधी चीजें बार बार पढ़ते रहो, आधी कभी पढ़ी नहीं हो। सारी चीज मैं कवर करवा रहा हूँ। ये दूसरी नंबर सीरीज चल रही है, अब तीसरी नंबर सीरीज करी ना, उसमें कुछ और परिवर्तन करूंगा, टॉपिकों को और छोटे छोटे में बांटूंगा, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। तो ऐप डाउनलोड कर लो, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर। पन्ना धाय व दुर्गादास से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह कौन सी है। अब पन्ना धाय का नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा कि पन्ना धाय का पेनोरमा कहाँ बनेगा। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है, पाडोली, जहाँ इनका पैतृक गांव है, पाडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका पेनोरमा बनेगा। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया भाई। एक माँ अपने पुत्र का बलिदान देती है, इससे ऊपर क्या हो सकता है। चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह को बचाया। इसको उदय सिंह को बचाया, और उदय सिंह को बचाया किससे, बनवीर से। पढ़ते हैं ना छोटी क्लासों में, पढ़ के एक चित्र दिया होता है किताबों में कि पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। तो किससे क्या शिक्षा मिलती है, सेवा भावना की, धोखा न देने की, देश के लिए बलिदान की, या फिर साहस और शौर्य की। तो देश के लिए बलिदान की क्या दी जाती है, देश के लिए बलिदान की दी जाती है, देश के बलिदान की, या इसको हम कहते हैं स्वामी भक्ति की, स्वामी भक्ति की। स्वामी के प्रति भक्ति, इतनी इतना बलिदान, देखो इतनी भक्ति की अपने पुत्र की जान दे गवा दी, राजा, एक राजा के लिए, यानी उदय सिंह उत्तराधिकारी था इसलिए। और इस उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा था, फिर कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा के पास संरक्षण में रख दिया था, यही उदय सिंह का राज्याभिषेक।
चित्तौड़गढ़ का प्रथम जौहर कब और किसके शासन काल में हुआ? देखो चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे। एक तो पहला हुआ 1303 में, फिर दूसरा 1534 में, और तीसरा 1567-68। मैं 4 बजे की क्लास में आपको हिस्ट्री करवा रहा हूँ साथ साथ में, तो वहां भी आपकी कवर होती होगी, बस पढ़ते रहो। देखो प्रथम साका हुआ 1303 में, अब 3 यहाँ भी है यहाँ है, लेकिन 1303 में रावल रतन सिंह के समय हुआ था। इस रतन सिंह की सुंदर पत्नी कहते हैं पद्मिनी थी। इसके चक्कर में कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और 1303 में इसको जीत लेता है, चित्तौड़गढ़ को जीत लेता है। और इस दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी क्या रख देता है? खिजराबाद, अपने पुत्र के नाम पे खिजराबाद। देखो अलाउद्दीन खिलजी की तो गजब हो। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमना बेगम, वो मोहम्मद शाह के साथ प्रेम करने लगी तो अमीर ने शरण दी थी। अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा जो कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव से प्रेम करने लगी, वो उसके चक्कर में आक्रमण करता है। और यहाँ खुद अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी के चक्कर में, ठीक है, इस पे आक्रमण करता है और ये चित्तौड़गढ़ का साका होता है। और इसमें कौन शहीद होते हैं, कौन बलिदान देते हैं? गोरा और बादल। कौन है? गोरा अरे बादल बलिदान दे। तो ध्यान रखियो चित्तौड़गढ़ को प्रथम है। और वो देखो 1534 में राणा विक्रमादित्य के समय कर्मावती जोहर करे, कर्मावती जोहर करती है। और आक्रमण कौन करता है? आक्रमण करता है कौन? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह गुजरात का शासक होता है, वो आक्रमण करता है। जोहर कर्मावती करती है, उस समय विक्रमादित्य शासक होते हैं। बाग सिंह देवलिया सेनापति नेतृत्व करता है। तो ध्यान रखियो, बढ़िया तरीका। तीसरा प्रश्न देखो, जोटिंग भट्ट और दनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत के विद्वान किस शासक के दरबारी कवि थे? एक तो जोटिंग भट्ट, एक और धनेश्वर नामक संस्कृत विद्वान किसके शासक के दरबारी थे? राणा लाखा का समय। लाखा बड़ो गजब को आदमियों। देखो राणा लाखा है ना, ये राणा जो लाखा, ये राणा लाखा की एक बात बताता हूँ। इसने हंसाबाई से शादी की थी, तब उसकी उम्र बुजुर्ग था। ये हंसाबाई किस से शादी किस शर्त पे की थी? कि इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा मोकल, वो मेवाड़ का शासक बनेगा। क्या बनेगा? मेवाड़ का शासक बनेगा। तो ये राणा लाखा के बारे में ध्यान रखियो। राणा लाखा के बाद में मोकल बने। लाखा के काल में जावर में चांदी की खान निकली, जावर में चांदी की खान, चांदी की खान निकली। ठीक है, ये राणा लाखा शासक बता देता हूँ, 1382 से लेकर 1421 तक राज करता है। इन ध्यान रखियो। इनके काल में चांदी चांदी होगी। देखो जावर में चांदी निकल गई और इनके काल में अनसा बायु शादी करी। और तीसरी बात, इसके काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील का निर्माण। इतनी चीजें ध्यान रखियो। पिछोला झील के किनारे एक नटनी को चबूतरो बनाया है, एक पिछोला झील के किनारे जग मंदिर और जग निवास महल बने हुए। महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? तो ये था गुजरात का। देखो महाराणा सांगा का जन्म तो हुआ था 1482 में, ठीक है। महाराणा सांगा का राज्यभिषेक, महाराणा सांगा का जो राज्यभिषेक हुआ वो 1509 में। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि जब राणा सांगा का राज्यभिषेक हुआ 1509 में, उस समय दिल्ली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी। राज्य अभिषेक के समय दिल्ली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी। ओ ध्यान रखियो, प्रश्न आवा पेपर में, सिकंदर लोधी। सांगो सांगो यो ध्यान रखियो। सांगा बहुत सारा युद्ध लड़या और महाराणा सांगा को हिंदूपत बादशाह कहते हैं, हिंदूपत बादशाह। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि इसके एक आंख, एक पैर, एक हाथ नहीं होने के कारण और 80 घाव होने के कारण इसे एक सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार हमेशा इसकी सेवा में उपस्थित रहे थे। इसने युद्ध लड़े, खातौली का युद्ध, पाड़ी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। देखो सांगा ऐसा शासक था जो जीवन भर युद्ध ही लड़ता रहा। 1517, 1518, 1519, 1527 और 1527 में युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ते लड़ते लास्ट ये 1528 में इसकी, जनवरी 1528 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 30 जनवरी 1528 में सांगा जी की मृत्यु हो जाती है। ये था महाराणा सांगा। युद्ध युद्ध कर ध्यान रख। अगला प्रश्न देखो,
निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? निम्न में से कौन सा विद्वान है वो कुंभा के दरबार में नहीं था? देखो, टिल्ला भट्ट भी हो, मुन्नी सुंदर सूरी भी हो, मुन्नी जिन विजय सूरी भी हो, नाथा नहीं था। सॉरी, नाथा, नाथा तो था, नाथा तो था, मुन्नी जिन विजय सूरी नहीं था भी। सॉरी, नाथा तो जिसने वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा था ये तो था, वास्तु मंजरी, वास्तु मंजरी, ये नाथा मंडन का भाई था। और मंडन दरबारी शिल्पकार हुई, मंडन का, मंडन का भाई था नाथा, ठीक है, वो ध्यान रखियो, तो इंपॉर्टेंट है। टीला भट्ट हो, मुनि सुंदर है, सारैया। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से, यह कथन किसका है? बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से, यह कथन किसका है? तो ये किसने कहा था? सर टॉमसरो ने। सर टॉमसरो आया था ना राजस्थान के अंदर, ठीक है, पहली मुलाकात ये करता है हॉकिंस और टॉमसरो जहांगीर से मुलाकात करता है। वह क्या कहता है कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जो 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, और अमर सिंह इसमें बेबस होके जहांगीर से संधि करता है, क्योंकि अमर सिंह के जो मेवाड़ी सामंत होते हैं वो कहते हैं कि अगर इसी प्रकार रवैया रहा तो मेवाड़ तबाह हो जाएगा, क्योंकि जहांगीर ने अकबर से अलग तरीका अपनाया। उसने ग्रामीण इलाकों के अंदर जो झुग्गी झोंपड़ियां थी, खेत खलिहान थे, उनको जलाना शुरू कर दिया था। तब वहां पे टॉमसरो कहते हैं ये बात। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए? शाहबाज खां को 1577, 78 और 79, 3 अभियान भेजे थे। कितने? 3। क्यों? क्योंकि 1576 में युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए। तो महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए तो 1576 में खुद अकबर आया था। अकबर आया, अकबर भी नहीं पकड़ पाया, और उसने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया। 70, 78, 79 में शाहबाज खां आया था, ये भी महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया था। हालांकि 78 में इसने कुंभलगढ़ को जीत लिया था। कुंभलगढ़ दुर्ग जीता, पहली बार किसी ने कुंभलगढ़ दुर्ग जीता था, क्योंकि इतने दिन महाराणा प्रताप, सांगा और उदय सिंह ये कुंभलगढ़ में आके अपना सुरक्षा लेते थे, क्योंकि कुंभलगढ़ को कहते हैं मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली। यहाँ जीत गया। फिर 1580 में अब्दुल रहीम खान ने खाना को भेजा, अब्दुल रहीम खान ने खाना को, ये भी असफल रहा। 1580 में लास्ट अकबर ने जगन्नाथ को भेजा, जगन्नाथ का छावा, लेकिन ये भी सफल नहीं हुआ। तो महाराणा प्रताप ने कह दिया, अब अकबर ने कह दिया अब महाराणा प्रताप का पीछा नहीं करेंगे, सेना वश नहीं करेंगे, ये नहीं पकड़ा जाएगा। क्या महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि मेवाड़ केसरी हल्दी घाटी का शेर था, पकड़ा ही नहीं गया। देखो, इतना बड़ा बादशाह था, क्योंकि छापा मार बतीर जंगलों में रहता था। महाराणा प्रताप को कहते थे किक्का। क्या कहते थे? किक्का। याद रखना, घोड़ा चेतक, अब चेतक पर जो सवार हो गया थोड़ी पकड़ा जाएगा। राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन था। देखो, ये जो महाराणा राज सिंह है, ये गद्दी पर बैठा 1652 को, इसकी मृत्यु हुई 80 में, 1680 में। इसके बीच देख लो कौन था। इसके बीच जब गद्दी पर बैठा शाहजहां था, जब इसकी मृत्यु हुई औरंगजेब था। क्लियर हो गया? शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय इसकी बातें बिगड़ गई थी। जब औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया तो इसने कहा मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि राज सिंह एकमात्र ऐसा शासक था उत्तर भारत में जिसने औरंगजेब का संघर्ष था, प्रतिरोध किया था। 1679 में जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, इसने कहा मैं नहीं दूंगा। औरंगजेब जब चारुमती से, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था, राज सिंह ने जाके विवाह कर लिया। किया था कि नहीं किया? जब औरंगजेब मथुरा वृंदावन से मूर्तियां तोड़वा रहा था, तब कुछ ब्राह्मण आके इनके पास आ जाते हैं राज सिंह, तो राज सिंह श्रीनाथ जी का मंदिर और द्वारकाधीश का मंदिर बनवाते कि नहीं बनवाते? तो कितने प्रतिरोध किए इस राज सिंह। ठीक है, ये औरंगजेब, औरंगजेब को भी ध्यान रखना, ये 1658 में गद्दी पर बैठा, 1707 में ये टपक गया था। शाहजहां 1627 में गद्दी पर बैठा, 1658 तक बैठा था। ये भी ध्यान रखना। कौन सा शासक? राज सिंह। राज सिंह के बारे में थोड़ी सी बात जरूर ध्यान रखना। राज सिंह को उपाधि प्राप्ति विजय कटकातु, विजय कटकातु। हर एक याद रखियो, हाइड्रोलिक रूलर, हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि। राजसमंद झील, झील का निर्माण करवाया और राज प्रशस्ति अंकित करवाई, वो शासक किस हो? राज सिंह।
बड़ो ही गजब को शासक हो। ठीक है, अगला देखो, दाड़िमपुर के युद्ध में रायमल मेवाड़ ने किसको पराजित किया था? दाड़िमपुर का युद्ध हुआ था, उसमें रायमल ने रायमल मेवाड़ का शासक था ने किसको पराजित किया? देखो उद्दा, ये उद्दा ने जानो ही थे, उद्दा ने कहा मेवाड़ का पितरंता, मेवाड़ का पितरंता कहते हैं, कह दियो। क्यों? क्योंकि इसने किसकी हत्या की भैया? आपने बूढ़ियन टपका दिया, कुंभा की हत्या की थी 1468। ठीक है, अपने पिता की हत्या की थी कण उद्दा ने अपने पिता को मार दिया था कटारगढ़ दुर्ग में बैठे। तो अब इस कुंभा का पुत्र था रायमल। अब देखो, एक जो पुत्र होता है वो अपने पिता को मार देता है, फिर दूसरा भाई सहता नहीं है, अच्छा होता है तो सहता नहीं है। इसने क्या किया, इस दाड़िम के युद्ध में इस उद्दा को हरा के खुद रायमल गद्दी पर बैठ गया, खुद रायमल गद्दी पर बैठा था। इधर उद्दा, देखो जैसे मैं आपको बताऊं, कुंभा, कुंभा की हत्या कब हुई? 1468 में। फिर अब उद्दा बैठ गया शासक, मेवाड़ का शासक बन गया 1468 से लेकर 1473 तक। इस दाड़िम के युद्ध में राय सिंह फिर गद्दी पर बैठा था। कौन है? राय सिंह गद्दी पर बैठा था, कब से कब तक? 1473 ले गए और 1509 तक। और रायमल का पुत्र था भाई, क्या बात करते हो, हिंदूपत बादशाह सांगाजी महाराज। ठीक है, आगे देखो, उदयपुर में स्थित शिव प्रसन्न विलास महल का निर्माण मेवाड़ के किस महाराणा ने करवाया था? यह महल वर्तमान में बाड़ी महल के नाम से प्रसिद्ध है, बाड़ी महल के नाम से प्रसिद्ध है। उदयपुर में स्थित शिव प्रसन्न विलास महल है, शिव प्रसन्न, भगवान शिव ने प्रसन्न करने वाला विलास महल है। ठीक है, का निर्माण मेवाड़ के किस महाराणा ने करवाया? यह महल वर्तमान में बाड़ी महल के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो करवायो अमर सिंह द्वितीय। याद आता होगा अमर सिंह द्वितीय, मुझे तो आता है देबारी समझौता। किसो समझौतो? आओ देबारी समझौतो, देबारी समझौता हुआ था ना मारवाड़ मेवाड़ और स्वाई जय सिंह के बीच। उसमें स्वाई जय सिंह महाराणा अमर सिंह की पुत्री से शादी करते हैं और ये वचन देते हैं कि इनसे उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का जयपुर का शासक बनेगा। उसी प्रकार अजीत सिंह की पुत्री से शादी करते हैं और ये भी वचन देते हैं कि अगला जयपुर का जो उत्तराधिकारी संघर्ष था ना, ईश्वरी सिंह माधो सिंह आठी जागवी अमर सिंह की पुत्री जी की। ठीक है, जिसका नाम था चंद्र कुंवरी, क्या नाम हो? चंद्र कुंवरी। और इस चंद्र कुंवरी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था माधो सिंह। ठीक है, और अजीत सिंह की पुत्री थी सूरज कंवरी, क्या नाम हो? सूरज कंवरी। और सूरज कंवरी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह। ये सूरज कंवरी किसकी पुत्री थी? अजीत सिंह, अजीत सिंह वही मारवाड़ वाला। ठीक है, कान का कच्चा जिसको कहते हैं, मारवाड़। अब देखो, सूरज ईश्वर सूर्य नगरी मारवाड़, याद रखिए। ये टेस्ट सीरीज अभी रीट लेवल फर्स्ट मेंस का आज एक टेस्ट हो चुका है आपका। क्योंकि देखो, सरकार अभी डॉक्टर बी.डी. कल्ला हमारी शिक्षा मंत्री, उन्होंने घोषणा की है कि हम कोशिश करेंगे यूपीएससी की तरह हर साल रीट करवाएंगे, थोड़ी थोड़ी भर्ती करवाएंगे। इसका मतलब सरकार जो एक बारी में ना करवाए तो 2 साल हम तो पक्की करवाए। चुनावी माहौल है, रीट का रिजल्ट आ रहा है, तुरंत रीट आएगी, एक कदम पटाखो हो जाएगा, देख लियो। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड ये बैठे आने रह जो असफल हो गए वो वापस जुड़ जाओ मेरे साथ, इस सफल इंसान के साथ जुड़ जाओ। बस इतना सोच लो कि रीट में सफल इंसान के साथ जुड़ जाओ। रीट लेवल फर्स्ट मेरे साथ जुड़ गए कोई भी विद्यार्थी, टेस्ट लो, उसके बाद में मैं ऐप में क्लासें स्टार्ट कर दूंगा, यूट्यूब पे क्लासें स्टार्ट कर दूंगा खूब सारी। बस आप ये तैयारी करो। महज 299 रुपये की टेस्ट सीरीज, पूरे 10 से 15 टेस्ट, पूरा सिलेबस डाला हुआ है, टॉपिक दे दिया वहाँ पे, इतनी तारीख को ये टेस्ट होंगे। जुड़ जाइए मेंस के लिए। और जो भैया अभी पात्रता क्लियर नहीं किया, पात्रता खातर भी जुड़ जाइए, पात्रता खातर भी स्टार्ट कर दी दोनों, क्योंकि पात्र हो गए तो ही मेंस दोगे। और ध्यान रखियो, जो पात्र हो चुका है वो मेंस की तैयारी करो, दोबारा जहाँ गलती रह गई थी उस गलती को सुधारो, फिर अपने कामयाब होंगे। क्योंकि नहीं तो 2-3 लाख फॉर्म भरेंगे, सीटें 20,000 है, मान लो अब की बार 2 लाख पेपर दिए, 21,000 सीट में से। अब देखो क्या हुआ कि पात्रता के लिए पहले 4 लाख फॉर्म भरेंगे, ठीक है, 4 लाख फॉर्म भरेंगे, बच गए 2 लाख ही। देखो पात्रता में 2 लाख उठ गया, पात्रता में की छोटी सी पात्रता में 150 में 82 नंबर लेना, ठीक है, 90 नंबर लेना। और इसमें रुड़ गया आधा रुड़ गया, 50% कचरो झार में गयो। 2 लाख में से अब 42,000 पास हुए, फिर निकल गए, फिर निकल गए 42,000। अब 42,000 में से भी 21,000 लेने हैं, ये बाकी सारा पाछा तैयारी में वापिस तैयारी लाग जाएगा, देख लो। तो इनके साथ जुड़ के तैयारी कर लेना अगर आपको मास्टर लगना है तो।
ठीक है, अध्यापक अध्यापिका लागणो है नहीं, मास्टर मास्टर नहीं लागणो है। जो ऐप में टेस्ट सीरीज चलन आ रही है, नानक क्लासेस गए तैयारी में लाग जाओ। महाराणा प्रताप का सर्वाधिक बचपन किस किले में गुजरा था? महाराणा प्रताप ने बचपन में कहता किक्का, ये कहता किक्का। और मैंने अभी बताया मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली कुंभलगढ़ कहते हैं। महाराणा प्रताप का जो लगभग समय गुजरा था बचपन कुंभलगढ़, क्यों? क्योंकि एक तारीख याद रखो, 9 मई 1540 जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल के जूनी कचेरी में हुयो। जूनी कचेरी में। अब देखो महाराणा प्रताप को जन्म पहला जूनी कचेरी में हुयो अठे, के दिन अठे रहो, फिर थोड़ो सो मोटो हो गयो जो तो बादल महल में आ गयो, बादल महल में आ गयो, फिर अठे कटारगढ़ में आ गयो, कटारगढ़ में कुंभलगढ़ आयो, इतना बचपन तो हो गयो। ठीक है, तो यहाँ बचपन गुजरे। चित्तौड़ में समदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अभी ताजा ताजा रीट लेवल, आज की रीट लेवल फर्स्ट था, भी प्रश्न आयो अभी मेंस में, और मैं नहीं मां बहुत सारे विद्यार्थी गलत करके आए, मैंने क्यों के आंसर की चेक की थी। समदेश्वर मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था परमार राजा भोज ने, परमार राजा भोज ने। और इसी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था मोक्कल ने। कौन करवायो? मोक्कल। उसका नाम रखा त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर वो नाम रखो। तो इन्हें भी ध्यान रखियो और इन्हें भी ध्यान। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था कौन सी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, जब भी नाम आता है हम कहते हैं परोपकारिणी सभा, परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। दयानंद जो सरस्वती है, इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की और लौट चलो, यानी वेद पढ़ो। जैसे स्वामी विवेकानंद ने उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं, उन्होंने कहा वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की भाषा वेदों की संस्कृति को अपनाओ। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सबसे पहले करौली में आते हैं। कहाँ आते हैं? करौली में। फिर वो मेवाड़ में आते हैं, मेवाड़ और अजमेर में आते हैं, और फिर लास्ट एंडिंग होती है इनकी जोधपुर, मारवाड़ आते हैं। और जोधपुर में ये होता है कि जब जोधपुर आते हैं तो उस समय जसवंत सिंह द्वितीय शासक होते हैं। जसवंत सिंह एक वेश्या होती है नन्ही जान, उसके चक्कर में अपने राजपाट को क्या है कि ध्यान ही नहीं देते। तो दयानंद सरस्वती ने कहा भाई तू क्या कर रहा है, राजा महाराजा है तो इनके चक्कर में अपने राज्य को समाप्त करेगा। इस बात का गुस्सा आ गया नन्ही जान को, बोले मेरे खिलाफ भड़का रहा है। क्या किया नन्ही जान ने? जब, क्योंकि नन्ही जान उसकी प्रिय थी जसवंत सिंह द्वितीय की, जब इसको कहते हैं कि दयानंद सरस्वती को खाना खिलाया तो इसने जहर डाल दिया उसमें। और वहां से जोधपुर से जब अजमेर आए दयानंद सरस्वती, तो कहते हैं दयानंद सरस्वती की 1883 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। एक किस्सा दयानंद सरस्वती। नेपाल में गोइल वंश की नींव किसने डाली? अब देखो अपने तो गोइल पढ़ते हैं, मेवाड़ मेवाड़, ये नेपाल में ही पहुंच गया। कुंभकर्ण। कौन है? कुंभकर्ण। रण सिंह के दो पुत्र थे, एक शासक आयो रण सिंह। इस रण सिंह के एक तो शेम सिंह था, ठीक है, एक था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जी नेपाल चला गया और गोइल वंश की नींव डाल दी। 1540 ईस्वी में मावली का युद्ध लड़ा गया था। तो मावली का युद्ध लड़ा गया था उदय सिंह और बनवीर के बीच। कहते हैं कि उदय सिंह बनवीर को मारकर और राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है उदय सिंह का मावली के युद्ध के। इस महाराणा के प्रयासों से 1853 में डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो, आप पढ़ते हो ना 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह शासक थे, तो 53 में भी कौन थे? स्वरूप सिंह थे। डाकन प्रथा, डाकन के वतनटा आप कहते ना गाल काट देंगे भाई अकी है डाकन सी। देखो डाकन प्रथा वह ज्यादा कि मैं भूत प्रेत या भूतनी वगैरह बढ़ जानी या कोई ओपरी छाया आ जानी तो बाद में बिन समाज में जगह कोने होती, ठीक है, तो बिन फिर क्या की चीज मार देता भाव है डाकण। या कई बार घर हम कहते हैं कि डाकण बा डाकण हुए, तो डाकण प्रथा पर रोक लगा दी महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ के किस महाराणा को सिंगार विशंबरो कहा जाता है? तो ये कहते हैं कुंभा को, सिंगार विशंबरो कहा जाता है कुंभा को। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? अब मैंने बता दिया अभी आपको दो, एक तो युद्ध खातौली का युद्ध, जीता ही जीता था राणा सांगा, बस खानवा में हारा, और एक बाड़ी का युद्ध, खातौली 1517, बाड़ी 1518, दोनों में कौन जीता? जीता कौन? राणा सांगा। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था उस समय।
इस प्रशस्ति में बप्पा रावल को हरित ऋषि की कृपा से मेवाड़ राज्य प्राप्त करने का उल्लेख है। हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ की गद्दी प्राप्त होती है किसको? बप्पा रावल को। तो इसकी जानकारी मिलती है राज प्रशस्ति की रचना कौन करी? रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट करी, ठीक है। राजसमंद झील के किनारे राज सिंह के समय विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो इस प्रशस्ति में बप्पा, बाप्पा का मतलब बप्पा रावल, बप्पा रावल जो इतिहास में काल भोज के नाम से प्रसिद्ध है ना, उसको गद्दी जो मेवाड़ की मिली थी ना, वो हरित ऋषि की गुरु था, इसकी एक गायें चराता था। इसके आशीर्वाद से ना इसको गद्दी मिली। बप्पा रावल ने फिर क्या किया, क्या एकलिंग नाथ जी जो मंदिर है ना, उसका नागदा में मंदिर बनवाया था, समाधि इसकी बनी हुई है। इसने 734 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था मान मौर्य से। तो इतनी बात आगे ध्यान रखियो। इस मेवाड़ के शासक के समय 1841 में मेवाड़ भीलकोर का गठन किया गया। प्रश्न पढ़ो थे, मेवाड़ भीलकोर का गठन अर्थात 1841 में। उसमें शासक थे सरदार सिंह, जो सरदार सिंह हो, ठीक है। सरदार सिंह एक है, जोधपुर का भी शासक आता है, एक बीकानेर का शासक आता है। जोधपुर वाले शासक की खासियत है कि वो अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंत थड़ा बनाता है। और बीकानेर का सरदार सिंह है, उसकी खासियत है कि वो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता राजस्थान से बाहर जाकर भी करता है। तो सरदार देखो, सरदार सिंह, ठीक है। सज्जन सिंह देखो, सज्जन सिंह सज्जनगढ़ दुर्ग बनवायो। जगत सिंह प्रथम और द्वितीय दो आए। भीम सिंह कृष्णा कुमारी विवाद वाले हैं। नैणसिरी ख्यात में गुहिलों को कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? मोहनोत नैणसी, ठीक है। मोहनोत नैणसी जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, उनका ग्रंथ है नैणसिरी ख्यात। उसमें गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? तो 42 है। कितनी? हाँ सॉरी, 42 के 24। 24 तो आपको याद रखना है कि गुहिलों की शाखा है, जबकि नैणसिरी ख्यात में 26 शाखाएं प्रत्यारों की बताई जाती है। गुर्जर प्रत्यारों की कितनी शाखाएं बताती है? 26। और गुहिलों की 24। निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण किया? अब थाना भी बता दियो। हाइड्रोलिक रूलर और विजय कटकातु दोनों की उपाधि आही राज सिंह। राज सिंह 1652 से लेकर 80 तक राज करता है। राज सिंह नाम ही देखो, राज सिंह राजा। ये थी आज की क्लास। इतने मैंने क्वेश्चन टेस्ट में दिए थे, आपने किए। नानक क्लासेज ऐप में एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, भर्ती शोर आनी है। नए जिलों का सीमांकन हो रहा है, ओएसडी कर रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर नियुक्त कर रहे हैं। इसका मतलब वहाँ थाने भी चाहिए, कांस्टेबल भी चाहिए, छोटी छोटी इकाइयाँ स्थापित होगी, तो हर विभाग में भर्ती आएगी एलडीसी के किस्सा में, ठीक है। कांस्टेबल, तो कांस्टेबल मान के चलो 10,000 के आसपास आने के पूरे चांस बनेंगे राजस्थान के अंदर, 10,000। तो तैयारी कर लियो, जुट जो, अच्छा पढ़ लियो। टेस्ट सीरीज में चलान ला रहे हैं खूब सारी, निरंतर थे पढ़ोगा तो सफल थे जरूर होगा। सुबह 8 बजे करंट की क्लास, 4 बजे हिस्ट्री की, कॉलेज लेक्चरर स्पेशल, और यह 9 बजे आपकी क्लास। बाकी छोटी मोटी क्लासें आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।